हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है आपकी मेडिवल हिस्ट्री की सीरीज, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और जो स्पेशली जो है ये वीडियो एमए के विद्यार्थियों के लिए भी है और बीए के विद्यार्थियों के लिए भी है। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बलबन ने किस तरह अपना सैन्य विभाग जो है बनाया था। और आज जो है हम खिलजी वंश को भी स्टार्ट कर देंगे। थंबनेल पे आपको खिलजी वंश ही दिखेगा, क्योंकि मैंने सैन्य विभाग जो है आज करवाना था। तो पहले की वीडियोस देख लेना और प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बलबन ने ना सैनिक विभाग एक बनाया था, जिसको क्या कहा जाता है, दीवाने अर्ज जो है इसके सैन्य विभाग को कहा जाता है। नाम ध्यान रखेंगे, दीवाने अर्ज। इसका एक सेनापति भी था या प्रधान कह लीजिए, जिसे हम कहते हैं आरिज ए मुमालिक। यहाँ पे अर्ज है, यहाँ पे आरिज है। इस तरह आप याद कर लेना कि बलबन के टाइम में अर्ज भी था और आरिज भी था, मुमालिक भी था। ठीक है, तो सेनापति या प्रधान को क्या कहा जाता है? आरिज ए मुमालिक भी कहा जाता है। इसका जो प्रथम सेनापति था वो था इमादुल मुल्क। क्या नाम है? इमादु मुल्क, मुमालिक, मुल्क। इस तरह जो है साउंड करके याद कर लेना, इमादुल मुल्क। ठीक है, और इसकी क्या उपाधि जो है बलबन ने दी थी इसे, मुल्क को, इसको दी थी रावत ए अर्ज। ये प्रथम सेनापति था, तभी आपको ये याद रखना है। रावत ए अर्ज जो है बलबन ने इसको एक उपाधि दी थी, जो इसका प्रथम सेनापति था। एक इसका गुप्तचर पद भी था, जिसे कहा जाता है बरीद ए मुमालिक। ये क्या था? सेनापति जो प्रधान था इसका जो था क्या था? आरिज ए मुमालिक। इसको कहा जाता था सेनापति को। ठीक है, और इसने जो है एक सैन्य विभाग बनाया था, जिसे दीवाने अर्ज कहा गया। सेनापति को इसने आरिज ए मुमालिक कहा, और एक गुप्तचर पद बनाया बरीद ए मुमालिक। ये कौन होता था? ये गुप्तचर होता था। देखो, यहाँ भी मुमालिक है, यहाँ भी मुमालिक है। ये सेनापति था, ये गुप्तचर था। ये अपनी चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, और गुप्तचरों का ये प्रधान होता था। जिस तरह ये सेनापति प्रधान होता था आरिज ए मुमालिक, इसी तरह ये गुप्तचरों का ये प्रधान होता था बरीद ए मुमालिक। अब इसका काम क्या होता था? अगर गुप्तचर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये गुप्त सूचनाएं ही ये जो है बलबन को देते थे। ठीक है, तो दोनों आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है जो इक्तादार थे। जो इक्तादार थे उन्होंने उस समय द्वैत प्रशासन शुरू किया था। ठीक है, किस तरह? सैनिक से भी किया था और राजस्व से भी करते थे। ठीक है, सैनिकों से भी करते थे और राजस्व से भी करते थे। जब राजस्व जो ये वसूलने के लिए इन्होंने एक व्यक्ति रखा हुआ था, उस व्यक्ति का क्या नाम है? ख्वाजा। क्या नाम है? ख्वाजा। ख्वाजा नामक व्यक्ति ने इससे राजस्व वसूला था। आय व्यय का ये लेखा जोखा ये जो है ख्वाजा करता था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बलबन ने विद्रोह में लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और मैं कहूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है कि जितने भी विद्रोह हुए हैं बलबन के टाइम में, तो लौह और रक्त की नीति इसने अपनाई थी। मेवात का एक विद्रोह हुआ था बलबन के समय में। एक मेवात का विद्रोह भी हुआ था, वो भी आपको याद रखना है। एक हुआ था कटेहर का विद्रोह। नाम सारे ध्यान रखने हैं। कटेहर का विद्रोह भी हुआ है, मेवात का विद्रोह भी हुआ है। कटेहर के विद्रोह में क्या बात थी कि एक जो था गांव बदायूं और एक था मुरादाबाद। इसमें इसने पूरे गांव को ही जला दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से कि ऐसा कौन सा गांव था जिसे बलबन ने पूरी तरह जला दिया था। तो एक तो था मुरादाबाद, एक था बदायूं। ये कहाँ था? इस विद्रोह का क्या नाम था? कटेहर का विद्रोह। इसमें इसने वयस्कों को भी मार दिया था, स्त्री बच्चे दास सबको इसमें मर चुके थे। ठीक है, ये विद्रोह आपको याद रखने हैं, मेवात का विद्रोह और कटेहर का विद्रोह। नेक्स्ट है आपका तुगरिल का विद्रोह। तुगरिल का विद्रोह, लखनौती का विद्रोह और बंगाल का विद्रोह। ठीक है, तुगरिल का विद्रोह, लखनौती का विद्रोह भी कहते हैं, बंगाल का विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक दास था। कौन? बलबन का दास था। नाम क्या था? तुगरिल खां। तुगरिल का विद्रोह है ना, तो तुगरिल जो खां है इसका दास था। एक बार जो है आपको लगेगा कि भाई क्या है, आप अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, खुद से बनाइए, खुद से लिखिए तो याद हो जाएगा। ठीक है,
तुगरिल खां कौन था? बलबन का दास था और इसी के नाम से ये विद्रोह था। ये दास के द्वारा ही किया गया विद्रोह था। इसको मुगुस्तीन जो है उपाधि इसने ली थी इससे, बलबन से। तुगरिल खां ने बलबन से ये उपाधि ली थी मुगीसुद्दीन। इस तुगरिल खां ने क्या किया? अपने नाम के सिक्के चलाए थे, नगाड़े हाथी सब लिए, अपने सिक्के भी चलाए। फिर जो है ये बलबन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था इस तुगरिल खां से, तो विद्रोह को दबाने के लिए इसने किसको भेजा? अमीन खां को भेजा। किसे भेजा? अमीन खां को। ये खुद नहीं गया, इसने अमीन खां को भेजा। ये जो अमीन खां था इस विद्रोह को नहीं दबा सका था, ठीक है। तो बलबन ने क्या किया? इस अमीन खां को फांसी की सजा दे दी थी। तो तुगरिल का विद्रोह किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें एक बंदे को भेजा अमीन खां। अमीन खां उस विद्रोह को नहीं दबा सका, तो बलबन ने उसको क्या किया? बलबन ने उसको फांसी की सजा दे दी। तुगरिल खां कौन था? तुगरिल खां था बलबन का दास, ठीक है। सिक्के जलाए, ये भी चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बलबन का जो बेटा है बुगरा खां या बुगारा खां भी कह सकते हो, ठीक है। बुगरा खां ये जो इसके पीछे जाता है तुगरिल के पीछे, ठीक है, क्योंकि ये तो मरा तो था नहीं, अमीन खां को तो इसने भेजा था, ठीक है, भेजा था ना अमीन खां को यहाँ पर। ये तो दबा नहीं सका, बलबन को गुस्सा चढ़ा, इसी को फांसी दे दी। अब बलबन ने क्या कहा कि मेरा बेटा जाएगा बुगरा खां, ठीक है, या बुगारा खां, ये जाएगा। ये इसके पीछे पीछे जाता है, लखनौती इसका पीछा करते हैं, ठीक है, तभी इसे लखनौती का विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है। तुगरिल का विद्रोह, लखनौती का विद्रोह, बंगाल का विद्रोह। अब बुगरा खां कहाँ भाग रहा है भाई? लखनौती पीछा कर रहा है इसके, ठीक है। पीछा करते करते तुगरिल का पहुंचा, फिर ये जाजनगर जाता है और तुगरिल को यहाँ पर मार दिया जाता है, ठीक है। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, तुगरिल को यहाँ पर मार दिया जाता है और बुगरा खां को यहाँ पर गद्दी पर बिठा दिया गया। जो बलबन का बेटा था बुगरा खां या बुगारा खां, इसको क्या किया? गद्दी पर बिठा दिया गया। तभी इसको हम लखनौती का विद्रोह भी कहते हैं, तुगरिल का विद्रोह भी कहते हैं। नेक्स्ट, बलबन ने और क्या काम किया है? तुर्कान ए चहलगामी। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इल्तुतमिश ने जो है इसकी स्टार्टिंग की थी, इसमें 40 आपके सरदार थे, तो तुर्कान ए चहलगामी को जो है समाप्त कर दिया बलबन ने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टार्टिंग किसने की थी तुर्कान ए चहलगामी की? तो इल्तुतमिश ने की थी। ख़त्म किसने किया है? ख़त्म किया है बलबन ने, ठीक है। एक था शेर खां, ये इसका वीर सेनापति था, मंगोलों से इसने दिल्ली का संरक्षण भी किया था। इसे बलबन ने जहर दे दिया था इस शेर खां को, ठीक है। शेर खां को इसने क्या दे दिया था? जहर दे दिया था, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि बलबन की जीवनी आपको पता होनी चाहिए। बलबन की जीवनी बरनी ने ही लिखी, क्या है? बसैया या बसाया। देखो याद करने का तरीका, ब से बलबन, ब से ही इसकी जीवनी, बसैया या बसाया, ठीक है, और लिखने वाला भी बरनी, ठीक है। सारे ब ब ब हो गए हैं, याद हो गया होगा। बलबन की जीवनी बसैया, बसाया, बरनी ने लिखी। ये बरनी बहुत इम्पोर्टेंट इतिहासकार है और ये कैसी थी? ये ईरानी परंपरा पर आधारित थी। मृत्यु कब हुई है भाई बलबन की? ये हुई है 1287 में। सन याद रखेंगे, 1287 में। कहाँ पे हुई है? लाल महल में हुई है। लाल महल में 1287 में आपके बलबन की मृत्यु हुई है। और नायब पद को क्या कर दिया था? इसने समाप्त कर दिया था। किस पद को इसने समाप्त किया है? नायब पद को इसने समाप्त कर दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अब बलबन का खात्मा हो चुका है, ठीक है। तो इतना टाइम पीरियड जो है बुगरा का नहीं रहा था, उसका बेटा आ गया कैकुबाद, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1287 में मृत्यु हो गई थी बलबन की। इसके बाद इसका पोता ही कहेंगे ना, दादा ही हुआ इसका, तो बुगरा का बेटा कैकुबाद ये गद्दी पर बैठा। टाइम पीरियड क्या है इसका? 1287 से लेकर 1290 तक का, ठीक है। सबसे पहले इस पे ना एक बंदे का प्रभाव था, वो कौन था? निजामुद्दीन। यह भी आपको पता लगा कि निजामुद्दीन कौन था। तो निजामुद्दीन का इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो बाद में कैकुबाद ने क्या किया? इस निजामुद्दीन की हत्या कर दी। अब बताती हूँ कि निजामुद्दीन है कौन। बलबन का एक दोस्त था फखरुद्दीन, उसका दामाद था निजामुद्दीन। इस तरह आप याद करना कि निजामुद्दीन कौन था? बलबन का दोस्त का नाम था फखरुद्दीन, उसका दामाद था निजामुद्दीन।
तो इसी निजामुद्दीन का प्रभाव इस कैकूबाद पे था और बाद में कैकूबाद ने ही क्या किया, इसकी निजामुद्दीन की हत्या कर दी। ठीक है, फिर फिरोज शाह खिलजी का प्रभाव पड़ा इस पे। ठीक है, कैकूबाद पे फिरोज शाह खिलजी का प्रभाव पड़ा और कैकूबाद ने फिरोज शाह खिलजी को कुछ उपाधि दी, इसको तो नहीं दी, कैकूबाद ने निजामुद्दीन को तो नहीं दी, लेकिन इसने फिरोज शाह खिलजी को उपाधि दी थी। वो आपके लिए क्वेश्चन बन गया कि एक इसको उपाधि दी शाइस्ता खान की, एक कहा इसको अवीज़ मुमालिक, एक कहा इसको बरन का इक्तेदार। ठीक है, कैकूबाद ने कौन सी उपाधि दी इसको, फिरोज शाह खिलजी को? शाइस्ता खां, वेरी इंपॉर्टेंट, अवीज़ ए मुमालिक, मुमालिक यहाँ भी आ गया है, और बरन का इक्तेदार, बलबन बरनी। ठीक है, तो बरन का इक्तेदार, इस तरह इसको याद कर लेना। इससे तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि बरनी के टाइम पीरियड की बात हो रही है, बलबन के टाइम पीरियड की बात हो रही है। चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ोगे तो चीज़ आसान लगती है। ठीक है, तो कैकूबाद ने 3 उपाधियां दी फिरोज शाह खिलजी को। इसके बाद कैकूबाद को ये मार देता है, कौन? जलालुद्दीन खिलजी। ये आपको चीज़ याद रखनी है। फिर लास्ट जो शासक है क्यूमर्स या क्यूमर्श भी लिखा होता है कई जगह। ठीक है, 1290 की ये बात है। ये 3 साल का एक बच्चा होता है और जलालुद्दीन ने इसे भी मार डाला था। 3 साल के बच्चे की इसकी आंखें फोड़ दी थी और इसको भी इसने मार डाला था। तो ये क्या करता बेचारा। तो 1290 में गुलाम वंश का कह सकते ऑफिशियली खात्मा हो चुका था। ठीक है, तो अब जो है हमारा गुलाम वंश समाप्त हो गया है। अब जो नेक्स्ट वंश आएगा वो है आपका खिलजी वंश। वेरी इंपॉर्टेंट, खिलजी वंश की जो स्टार्टिंग होती है वो है आपकी 1290 से लेके 1320 तक की। ठीक है, टाइम पीरियड आप याद रखेंगे 1290 से 1320। कैसा है ये? खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसने शक्ति के बल पर सत्ता को प्राप्त किया था। किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने, क्योंकि इसने जो लास्ट के 2 शासक थे, एक तो था कैकूबाद बुगरा का बेटा, एक था क्यूमर्स 3 साल का बच्चा। 1290 में इसको मार डाला, इसको भी मार डाला। कैकूबाद से इसने 3 उपाधियां ली। ठीक है, तो शक्ति के बल पर इसने सत्ता को प्राप्त किया जलालुद्दीन खिलजी ने। धर्म और राजनीति को इसने अलग अलग कर दिया, धर्म को अलग कर दिया, राजनीति को अलग कर दिया। इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा बुढ़ऊ टाइप का था भाई, 70 वर्ष का आदमी था ये। ठीक है, साम्राज्य विस्तार की इसने नीति की है, बिल्कुल की है। योग्यता को महत्व दिया है, तुर्क अधिकारियों को इसने उच्च पदों पर भी रखा है। ठीक है, एक क्रम जो है आपको याद होना चाहिए। देखते हैं इसे खिलजी वंश का। सबसे पहले आपके आते हैं जलालुद्दीन खिलजी। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1290 से लेके 1296। ठीक है, फिर आपका आता है इब्राहिम एकनुद्दीन। ये 1296 उसी साल में रहता है। इसका इतना कहते हो कि इसका इतना इतिहास नहीं है। फिर आपके आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ये नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। ठीक है, रणवीर सिंह की तो इसकी क्या कहते हो भाई, फिल्म भी है पद्मावत। ठीक है, तो 1296 में से 1316, 1296 से 1316 जो टाइम पीरियड रहता है इसी अलाउद्दीन खिलजी का रहता है। फिर इसके बाद शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, ये भी उसी साल में रहता है, 1316। फिर आता है मुबारक शाह खिलजी। इसका 4 साल का पीरियड है भाई, 1316 से 1320। मुबारक शाह 4 साल के लिए बस मुबारक देकर गया ये। फिर है खुसरो शाह, 1 साल के ही खुश रहा। ठीक है, खुसरो शाह 1320। ठीक है, मुबारक शाह 4 साल के लिए मुबारक दी, 1316 से 1320। शिहाबुद्दीन उमर इसकी बहुत ही कम थी, 1316 में ही रहा। अलाउद्दीन खिलजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके 1316, टाइम पीरियड आपको याद रखना है सभी का। अब बात करेंगे हम जलालुद्दीन खिलजी की, जिसने 2 शासकों को मारा, जलालुद्दीन खिलजी और इसका अन्य नाम है फिरोज शाह खिलजी। बलबन ने इसको एक पद दिया था, उस पद का क्या नाम है? सर ए जानदार। लिखिए साथ साथ, बोलिए साथ साथ, सर ए जानदार। जानदार ये पद किसको दिया है? इसे अलाउद्दीन खिलजी को दिया है। अब इसका मतलब क्या होता है भाई सर ए जानदार का? कि ये अंगरक्षकों का प्रधान है, जानदार। ठीक है, तो जानदार अंगरक्षकों का प्रधान ही होगा। ठीक है, और कैकूबाद ने इसको कौन सी उपाधि दी थी? जलालुद्दीन खिलजी को इसको दी थी उपाधि शाइस्ता की उपाधि दी थी। बरन का इक्तेदार दिया था, याद आ गया? बरन का इक्तेदार इसको नियुक्त कर दिया था। जलालुद्दीन को सर ए जानदार, बलबन ने इसको उपाधि दी थी। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 13 जून 1290 को, ध्यान रखेंगे 13 जून 1290 को
जलालुद्दीन का क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ पर हुआ था, किलो खरी किले में, किलो खरी किले में, ध्यान रखेंगे, किलो खरी किले में इस जलालुद्दीन का क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। किसने किया था, कैकुबाद, कैकुबाद ने जो है इस किले को बनवाया था, जो मर चुका है, इसी को मारा है ना, तो कैकुबाद ने ही इस किलो खरी किले को बनवाया था। और यहीं पर जलालुद्दीन खिलजी का क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था, 13 जून 1920 को। जब ये गद्दी पर बैठा था उस समय इसकी उम्र कितनी थी, 70 वर्ष। बूढ़ा हुआ है ना, बूढ़ा है ना, तो 70 वर्ष इसकी उम्र थी। उदार और दयालु था, ऑब्वियस सी बात है, इतना बूढ़ा आदमी तो उदार और दयालु ही होगा। ठीक है, तुष्टिकरण की इसने नीति अपनाई थी। तुष्टिकरण का मतलब सबको खुश रखना है। अब इसके विद्रोह को पढ़ते हैं। इसके विद्रोह में खास बात यह है कि इसने उदार नीति अपनाई थी। बात करेंगे 1290 में बैठते इसने विद्रोह कर दिया था। कहाँ पर सबसे पहला इसका विद्रोह है, मलिक छज्जू का विद्रोह। ठीक है, मलिक छज्जू का विद्रोह याद रखेंगे। ये मलिक छज्जू कौन था, ये अवध का इक्तेदार था। ठीक है, और ये अवध का इक्तेदार था मलिक छज्जू। और जलालुद्दीन ने क्या करा, इसे मुल्तान, जो सोने की नगरी कहा जाता है, उसको भी इसने इक्तेदार बना दिया था। इसी छज्जू को इसने मुल्तान का इक्तेदार भी बना दिया था, मलिक छज्जू को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट विद्रोह, बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट विद्रोह है एक सैफुद्दीन कुची का विद्रोह। इसमें ये कुची जो है ना, एक साल दरबार में भी नहीं आए थे। 1000 डाकुओं लुटेरों को इसमें पकड़ा गया, बंगाल की तरफ इनको रवाना कर दिया। एक इसमें इंपॉर्टेंट ये है, सिद्दी मोला की इसने हत्या भी करवाई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्यों हो जाता है ये सिद्दी मोला, क्योंकि ये ईरानी फकीर था, सूफी संत था। अब किसी संत को मारोगे तो वो चीज़ तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएगी ना। तो संत का क्या नाम था भाई, संत था तो सिद्दी मोला। सिद्दी मोला किसने हत्या करवा दी थी, किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। कैसे हत्या करवाई थी, हाथी से कुचलवा दिया था इसको। ठीक है, और बाबा जो फरीद, इसमें बाबा जी का भी नाम आगे है। बाबा फरीद का एक शिष्य केंद्र था मुल्तान, क्योंकि मुल्तान का नाम जलालुद्दीन के साथ क्यों आता है, क्योंकि किसे बनाया था इसने, छज्जू को, मलिक छज्जू को इसने मुल्तान का इक्तेदार बना दिया था, यानी कि मुल्तान इसके अंडर में ही था। ठीक है, एक बाबा फरीद का शिष्य केंद्र कहाँ था, मुल्तान में था। होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, समझ आ रहा है तो अब सभी लाइक ज़रूर कर दो। फिर इसने कुछ अभियान चलाए, जिसमें है रणथंबोर का अभियान। इसका शासक कौन था, हमीर देव। ध्यान से देखिए, रणथंबोर का अभियान, इसमें शासक कौन था, हमीर देव। अली गुरसासप या अली गुरसाप, ये वही बंदा है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब ये जलालुद्दीन का क्या लगता था, ये दामाद भी लगता था और भतीजा भी लगता था। तुमने अगर वो मूवी देखी तुम्हें समझ आ गया होगा। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी, ये कहाँ कहाँ का इक्तेदार था, ये अवध का था, कड़ा का था, मणिकपुर का, ये 3 जगहों का इक्तेदार था। 1292 की ये बात है। भिलसा और चंदेरी का अभियान, वहाँ इसने बहुत ज़्यादा लूटपाट की थी। भिलसा में भी की थी और चंदेरी में भी अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज़्यादा लूटपाट की थी। और ये इक्तेदार कहाँ का था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1292 में अवध, कड़ा और मणिपुर का। नेक्स्ट है अब जो अभियान, इसमें जो है जलालुद्दीन का जो है खात्मा हो जाएगा, 1296 की ये बात है। ठीक है, तो 1296 में एक और अभियान होता है, क्योंकि आप एक बार चीज़ देख सकते हो कि 70 वर्ष का आदमी है, वो कितने अभियान चला लेगा। तो इसमें इतना हमें इतिहास जानने को नहीं मिलता। मेन चीज़ें ही मैंने आपको इसमें बताई है। लास्ट जो है देवगिरी का अभियान है, यहाँ पर जो है जलालुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। जो ये 1296 में देवगिरी का अभियान होता है, ये कहाँ पर होता है, ये दक्षिण भारत में होता है। यहाँ पर जो यादव वंश होता है, उसके जो शासक है उसका नाम है रामचंद्र देव। यहाँ पर भी वो बहुत लूटपाट करता है। जलालुद्दीन जो था उसने अपने भाई को भेजा था यहाँ पर, और अलाउद्दीन को क्या करा था, यहाँ से वापस बुला लिया था, यहाँ से देवगिरी से, और जलालुद्दीन को यहाँ पर मार दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद आपका ये आता है अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1296 से 1310। ठीक है, अली गुप्त शप या अली गुरशाप, कुछ भी कह लो। ठीक है, ये इसका अन्य नाम था। 1296 में ये जो गद्दी पर बैठता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है जलालुद्दीन खिलजी अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसके जो विद्रोह है वो भी समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम 2 सेशन करेंगे इसके अलाउद्दीन खिलजी की, और आपको अलाउद्दीन खिलजी भी बिल्कुल सही से समझ आ जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी लाइक ज़रूर कर लें, शेयर मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें,
ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसकी जो प्लेलिस्ट है, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहती हूँ, जो इसकी प्लेलिस्ट है वो बिल्कुल अलग बनी हुई है, क्योंकि मैं साथ साथ आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी करवा रही हूँ। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री भी करवा रही हूँ, मेडिवल हिस्ट्री भी चल रही है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बिल्कुल सीरियल वाइज सब कुछ चल रहा है। जिसने जो पढ़ना है वो प्लेलिस्ट में जाए, चाहे आप बीए के विद्यार्थी हो, चाहे आप एमए के हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग है। तो मैं आपको बता दूं, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट अलग है, आपकी मेडिवल हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट अलग है। ठीक है, टाइटल में आप चेंज कर दूंगी। और आपको मैंने वर्ड हिस्ट्री भी करवा रखी है, किसी ने वर्ड हिस्ट्री पढ़नी हो तो वो भी मैंने आपको करवा रखी है। ठीक है, और हरियाणा जीके की भी सीरीज़ हमारे चैनल पर चल रही है। हिंदी के भी मैंने 4 टॉपिक आपको करवा दिए हैं, जो सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा से इसको हम जो अपने फॉर्म में लाएंगे। और सीडीपी का सेक्शन, सीडीपी का एक जो है, ये भी आपकी साइकोलॉजी के अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीट और सीटेट और की कोई भी अन्य टेट हो उसके लिए। तो सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है, सीरियल वाइज सब कुछ चलेगा। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तब तक जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि और अगर आज चैनल से नहीं जुड़े हो तो पीछे की वीडियो सारी देखो और यहाँ तक सब याद कर लो और रिवाइज कर लो। चलो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।